हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर अपना जो 10वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका दोस्तों हम मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपको 25 मॉक टेस्ट एक PDF के रूप में दिए हैं दोस्तों, उन सभी का सोल्यूशन मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो दोस्तों इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट में एक संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख हिसार के नाम से एक दोस्तों प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप उन सभी सॉल्यूशन को, जिस भी मॉक टेस्ट का आपको सॉल्यूशन देखना है वो दोस्तों आप वहां पर जाके देख सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो अपने 10वें नंबर का वीकली टेस्ट है उसके जो मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हम अपना आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमने जो 41 से लेकर 70 तक के जो मैथ और जो रीजनिंग के पोर्शन दिए हैं, जो इसके अंदर पोर्शन दिया है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और जो 41वें नंबर का इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से 3 जोड़े किसी प्रकार से मेल खाते हैं परंतु एक जोड़ा अन्य से भिन्न है। इस भिन्न जोड़े को हमें ज्ञात करना है कि वो भिन्न जोड़ा कौन सा है। पहला ऑप्शन है पक्षी, आकाश, जलयान, समुद्र, हवाई जहाज, आकाश, रेल पटरी, ट्रेन। दोस्तों इसमें हम देखें तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जलयान समुद्र में चलते हैं, हवाई जहाज आकाश में चलते हैं और रेल पटरी दोस्तों इसमें ये उल्टा दिया हुआ है कि रेल पटरी ट्रेन पर नहीं चलती बल्कि जो ट्रेन होती है वो दोस्तों रेल पटरी पर चलती है। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है। तो दोस्तों अपना इसका डी ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा अपना 41वें नंबर के प्रश्न का। आगे दोस्तों अपना 42वें नंबर का प्रश्न आता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 12, 15 और 25 से पूर्णतः भाग होने वाली हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इसमें हम ए और सी ऑप्शन देखेंगे तो ये तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। इसमें जो बी और डी ये दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है। बी दोस्तों 30 का स्क्वायर होता है और डी वाला जो 1600 है ये दोस्तों 40 का स्क्वायर होता है। तो इनमें हम देखेंगे जो संख्या 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो तो दोस्तों वो बी ऑप्शन जिसमें 900 लिखा गया है वो होगा, क्योंकि दोस्तों 900 ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 45 की 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसका बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा अपने 42वें नंबर के प्रश्न का। निम्नलिखित प्रश्न में कई आकृतियां दी गई है, इनमें से एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार से समान धर्मी है परंतु एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति को दोस्तों हमें ज्ञात करना। दोस्तों इसमें जिस प्रकार की आकृति दी गई है वो हम यहाँ पर बना के देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों जो आकृति दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। दूसरी आकृति हम देखें तो वो दोस्तों इस प्रकार से दी गई है। तीसरी आकृति इसके अंदर हमें ये दी गई है। चौथी आकृति हमें ये ऊपर की ओर निकाला गया है। इसमें दोस्तों पहले इस यहाँ पर इस प्रकार से निकाला, फिर यहाँ पर घुमा, फिर यहाँ पर घुमा। आगे दोस्तों इसको ए से घूमना चाहिए था, ए से घूमना चाहिए था और आगे इस प्रकार से घूमेगा दोस्तों ये। और लेकिन इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर ये ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था ये, जबकि ऊपर की ओर है। तो दोस्तों ये ही एक आकृति अलग हो जाएगी जो इन सभी से अलग है, क्योंकि पहले हम देखें तो यहाँ पर घुमा हुआ है, फिर इसके ऊपर की ओर, फिर उसके उस साइड की ओर, यानी इस प्रकार से इसका घुमाव हुआ है। तो इस प्रकार से हम घुमाव देखेंगे तो यहाँ पर जो घुमाव होना चाहिए था वो इस प्रकार से होना चाहिए था, जबकि ये घुमाव है कैसे ऊपर की तरफ है। तो ये दोस्तों ये घुमाव इसका गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें जो ए आकृति है वो आकृति दोस्तों अन्य से भिन्न है। अपना दोस्तों 44वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि 2, 8, 18, 28। इसमें हमें बताना है दोस्तों क्या उत्तर होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले जो लिखते हैं यहाँ पर 2, 8, 18 और 28 ये दोस्तों हमें दिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर अभाज्य संख्या लेनी है। यहाँ पर हम यदि अभाज्य संख्या लें, यहाँ पर पहली होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर दोस्तों यहाँ पर 11 आएगी, 11 होती है। आगे दोस्तों हम देखें तो अभाज्य संख्या अपनी 13 आती है। इस प्रकार से अपनी अभाज्य संख्या चलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, 1 से इसको गुणा करेंगे और 1 ही लेस कर देंगे तो इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 हम लेस करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 से गुणा किया, अब हम 2 से गुणा करेंगे और 2 ही इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर अपना 8 आ जाएगा, क्योंकि 10 माइनस में 2 होगा। अब दोस्तों हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा किया, 1 लेस किया, यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 लेस किया। अब हम 3 से गुणा करेंगे और 3 ही लेस कर देंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों अपना 18 आ जाएगा, क्योंकि 21 माइनस में 3। आगे हम दोस्तों देखें तो क्योंकि 9 तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, हमें अभाज्य संख्या लेनी है, तो आगे 11 आएगी। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 से क्या है, तो हम 4 से करेंगे, माइनस में 4, तो 44 माइनस में 4 यानी 40 आना चाहिए था। यहाँ पर दोस्तों 40 आना चाहिए था, यानी इसका जो उत्तर होगा वो ही अपना 40 होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 40 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 28 है, ये दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो अपना 40 आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य संख्या ही लेंगे, हम लेंगे 1 से गुणा करेंगे 1 लेस करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 लेस करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 3 लेस करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 लेस करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये क्रम चलता रहेगा और अपना इससे आगे वाली जो संख्या वो अपनी 40 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना 45वें नंबर का प्रश्न आता है कि किसी संख्या का 40% यदि संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है तो उस संख्या का 60% क्या होगा, ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों वो हमें संख्या पता नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो दोस्तों हमें पता ही नहीं है वो संख्या क्या है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वो संख्या मान लेंगे कि वो संख्या अपनी x है, तो वो संख्या अपनी x है, तो हम x यहाँ पर मान के चलते हैं। और इसमें क्या लिखा है कि उस संख्या का 40% उसी संख्या का 3/5 से 15 कम है, तो हमें उस संख्या का 60% हमें निकालना है। तो दोस्तों हम वो संख्या x मान के चलते हैं, x हमने मान ली। इस संख्या का 40% है, इस संख्या का हमने 40% निकाल दिया। इसी संख्या का यानी x का ही 3/5 है, ये 3/5 किया। इस 3/5 से ये संख्या है ये दोस्तों 15 कम है, ये संख्या 15 कम है। तो दोस्तों हम इसको बराबर करेंगे, हम इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, ये दोस्तों 15 कम है, या तो हम यहाँ पर इसमें 15 जोड़ दें, क्योंकि ये दोस्तों 15 कम है ना, इससे कम है, तो या तो हम इसमें 15 ऐड कर दें ताकि दोनों बराबर हो जाए। और इसमें लिखा है कि ये संख्या कम है, या फिर हम इसको भी कम कर दें, इसको भी कम कर दें 15, तो ये संख्या दोस्तों ऑलरेडी कम है, इसको भी हमने 15 कम कर दिया, तो दोनों ये बराबर हो जाएगी। इस प्रकार दोनों तरीकों से हम किसी भी प्रकार से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब हम दोस्तों इसको करते हैं कि 40 की x की गुणा करेंगे तो 40x बटे में 100 आ जाएगा। उस साइड में हम देखेंगे तो अपना 3x बटे में 5 माइनस में 15 आ जाएगा। अब दोस्तों उसको हम सोल्व करेंगे, 40 बटे में 100, उस साइड में हम 5 एलसीएम लेंगे तो अपना 3x माइनस में 75 आ जाएगा। अब हम इसकी आर पार यदि हम गुणा करते हैं, यहाँ पर 40x आएगा, क्योंकि हम 40 की और x की गुणा करेंगे। तो अब हम इसकी आर पार गुणा करते हैं तो अपने 200x बराबर में, अब हम इसके साथ करेंगे 100 की 3 के साथ करेंगे तो 300x माइनस का माइनस 100 की 75 के साथ करेंगे तो अपना 7500 आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा। अब दोस्तों हम करते हैं कि 200x इस साइड में है, 200x इस साइड में है, और यहाँ पर 300x है वो हम इस साइड में लेके आएंगे। आगे वाला निशान देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ये दोस्तों प्लस का है, इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी 200x माइनस में 300x बराबर में अपना माइनस के 75 जा रहा है, यानी 7500 है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो अपना माइनस का 100x आएगा, 100x आएगा, उस साइड में माइनस का 7500 आएगा। तो अब माइनस से माइनस कटेगा, ये 100 इस साइड में गुणा में, उस साइड में जाके भाग में होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। तो दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा, अपना 75 आ जाएगा, x का मान 75 आ जाएगा। तो दोस्तों वो संख्या अपने 75 है जिसका यदि हम 40% करें और हम यदि 75 का ही 3/5 करें, वो तो ये दोस्तों ये संख्या हम इसकी 40% निकालेंगे, वो दोस्तों 15 कम होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न की हम यदि पुष्टि करके देखें तो हम इसको करके देखते हैं कि 75 अपना आया है, इसका 75 आया है। इसका हम यदि 40% करें, इसका 40% यदि हम करें 0 से 0 कट जाएगी। इसका यदि हम दोस्तों 40% करेंगे तो इसका अपना 30 आएगा, इसका 30 आएगा। अब दोस्तों इसका हम 3/5 करते हैं, 75 का हम 3/5 करते हैं, 3/5 करेंगे तो दोस्तों ये 15 कटेगा 45 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट होता है कि 15 कम है। देखो ये 45 है और ये 30 है, तो ये दोस्तों 15 कम है ना। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट अपने उत्तर की पुष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको कर देंगे, हम वो संख्या x मान के चलेंगे जिसका 40% उसी संख्या का यानी x का 3/5 देखेंगे। तो दोस्तों 40% से 15, जो 40% है वो दोस्तों 15 कम होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो अपना x की वैल्यू अपने 75 आ जाएगी, तो वो संख्या दोस्तों 75 होगी। अब हम इस क्वेश्चन की पुष्टि भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी की है। आगे दोस्तों इसका अपना 45वें नंबर का प्रश्न है। इसका दोस्तों इसमें 60% पूछा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो 60% यदि हम निकालेंगे 75 आई है, यदि हम इसका 60% हम निकालेंगे 60/100 करेंगे, इसको हम 3 पे काट देंगे, 25 पे काटेंगे तो
यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 15 आ जाएगा, तो 15 तिया 45 आ जाएगा। तो वो संख्या अपनी इस संख्या का जो 75 आया उसका 60% दोस्तों अपना 45 हो जाएगा, जो कि अपना उत्तर है। सी ऑप्शन इसका सही अपना उत्तर हो जाएगा। अखबार में आवश्यक होता है या होती है दोस्तों, अखबार में वैसे हम देखें तो समाचार भी होते हैं, विज्ञापन भी होते हैं, तारीख विधि होती है, संपादक का भी नाम होता है। दोस्तों हम देखें तो दोस्तों इसमें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, यानी चारों ऑप्शन इसके अंदर ठीक है कि अखबार में सबसे ये चारों ही होते हैं, लेकिन आवश्यक क्या होता है कि जरूरी क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है अखबार के अंदर समाचार। यदि वो समाचार ही नहीं होगा तो दोस्तों वो अखबार नहीं कहलाएगा, तो उसमें समाचार होना दोस्तों ज़रूरी है। यदि उसके अंदर दोस्तों विज्ञापन है तो दोस्तों वो एक समाचार नहीं है, वो दोस्तों एक पेड विज्ञापन हो जाता है, वो दोस्तों एक जो विज्ञापनकर्ता बन जाता है। यदि उसके अंदर संपादक उसके अपने विचार देता है तो दोस्तों कोई अखबार नहीं है, उसके अपने निजी विचार होते हैं। तारीख दोस्तों उसके अंदर जरूरी नहीं है, यानी सभी चीज़ें छूट सकती है, लेकिन जो अखबार के अंदर समाचार है वो दोस्तों उसके अंदर अवश्य मिलेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना 47वें नंबर का प्रश्न आता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है कि इसके अंदर क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि हम करके देखते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने जो 10वीं क्लास क्या होता है उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और छोटी जो कक्षा होती है जैसे कि 6वीं 7वीं 8वीं उनमें भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें जैसे बोला गया है उसी हिसाब से हमें चलना होता है। उसी हिसाब से यदि हम चलते हैं तो अपना जो सोल्यूशन है, अपना जो उत्तर है वो दोस्तों निकल जाता है। हम कैसे करेंगे, रमेश की आयु अपने पुत्र की, जो पुत्र है उसका राहुल, उस आयु से 4 गुना है। यदि हम उसके पुत्र की आयु x मान लें तो रमेश की आयु 4x हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है कि जो रमेश की आयु वो इसकी 4 गुना है, तो x की 4 गुना हम करेंगे तो इसकी 4x हो जाएगी। ये उसकी पुत्र की होगी और ये रमेश की होगी, 4 गुना है। अब दोस्तों हम करेंगे इसको कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो दोस्तों हम इसकी 5 वर्ष, ये इसकी वर्तमान आयु है, ये इनकी वर्तमान आयु हमें दी गई है 4 गुना है इसकी, तो हमने 4 गुना कर दी। अब ये 5 वर्ष पहले लेके जा रहा है दोस्तों। यदि हम 5 वर्ष पहले लेके जाएंगे तो आयु होगी वो दोस्तों घटेगी या फिर बढ़ेगी, यानी 5 वर्ष पहले आयु ज़्यादा थी या फिर कम थी। तो 5 वर्ष पहले दोस्तों हमको पता है कि आयु कम थी, तो हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 5 से, हम इसको पीछे लेके जाएंगे। ये इसकी 5 वर्ष पहले की आयु आ गई और ये इसकी 5 वर्ष पहले की आयु आ गई, क्योंकि 5 हमने घटा दिया, क्योंकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु कम थी। यदि आगे बोलता कि 5 वर्ष आगे बोलता तो हम यहाँ पर ऐड करते, क्योंकि 5 वर्ष बाद में इनकी आयु बढ़ चुकी होती, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करते। अब दोस्तों ये क्या है, बोल रहा है कि जो राहुल की आयु से 9 गुना थी, जो रमेश की आयु है वो राहुल की आयु से 9 गुना थी। ये दोस्तों 9 गुना है, ये यहाँ पर 9 गुना है। ये इसको भी यदि हम 9 से गुना कर दें, इसको भी यदि हम 9 से गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो हम इसको 9 से गुना करेंगे। 9x माइनस में 45, पहले इसकी इसके साथ करेंगे फिर इसकी इसके साथ करेंगे। उस साइड में कितना मौजूद है अपना 4x माइनस में 5। अब हम x वाले इकट्ठा करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 9x यही साइड में आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x। उस साइड में पहले से 5 मौजूद है, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 45, ये 5 उस साइड में माइनस किया है। हम देखेंगे तो दोस्तों ये 5x बचेगा, यहाँ पर इस साइड में 40 बचेगा। अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 बटे में 5 करेंगे तो अपनी 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 आ गई। x हमने क्या माना था, x हमने माना था पुत्र की आयु, तो हमारी पुत्र की आयु कितनी आ गई, 8 वर्ष आ गई। ये 8 वर्ष है, ये इस पुत्र की आयु आ गई। अब दोस्तों हमें पूछा किसकी है, रमेश की वर्तमान आयु पूछा है। और रमेश की वर्तमान आयु दोस्तों हमें पता है कि 4 गुना है, तो हम इसकी सीधी 4 गुना कर देंगे। इसकी हम 4 गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 यहाँ पर भी यदि हम रख के देखते हैं 4 गुना में x की वैल्यू अपनी 8 आई है, तो दोस्तों ये 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रमेश की आयु निकाल देंगे, जो कि अपना बी ऑप्शन जिसमें लिखा गया है 32 वर्ष, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो 48 नंबर का प्रश्न आता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से पूर्णतः भाग होगा। दोस्तों ये हम करके देख लेते हैं कि ये भाग होता है नहीं होता है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 ले ली, क्योंकि 3 क्रमागत है, ये लगातार आ रही है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो इनका गुणनफल पूछा, या इसमें क्या लिखा है कि गुणनफल पूछा है, तो हम इनकी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इनकी गुणा 24 आएगी। ये दोस्तों 6 से भाग होती है, 6 से भाग होती है ना पूरी की पूरी, तो ये सही बात होती है। आगे भी हम करके देखें कुछ, यदि हम संख्याएं लें 5 6 7 संख्या लें, ये संख्या लें तो दोस्तों हम देखते हैं 6 से भाग होती है नहीं होती है। 5 6 30 7 210 दोस्तों 6 से भाग होती है, तो 6 से भाग होती है दोस्तों
है ना, 6 से भाग होती है क्योंकि 3 5 35 पे जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सही कथन है कि 3 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से पूर्णतः भाग होगा। आगे दोस्तों इसमें दूसरा कथन दिया गया है कि 2 क्रमगत सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 ही होगा। दो कोई भी हम 2 संख्याएं ले लें कि जो सम संख्याएं हो, एक तो हम ले लें 4, एक ले लें 6, इनका HCF हम देखेंगे तो दोस्तों हमेशा 2 ही होगा। यदि हम 32 और 34 लेके देखें तो इनका भी दोस्तों 2, यानी 2 ऐसी संख्या होगी सबसे बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को भाग कर देगी, इन दोनों को भाग कर देगी। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी, तो सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या होगी जो 2 क्रमागत सम संख्याओं को भाग करेगी, पूर्णतः भाग करेगी। तो इसमें 2 इसका सही उत्तर है। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी एक रेखाखंड ही होता है दोस्तों, ये भी सही कथन है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता दोस्तों, ये भी सही कथन है। इसको हम कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, इसको अनंत तक हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी कथन सही है, तो इसका डी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सभी सही है ऐसे लिखा हुआ है। अपना 49वें नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, वो हम देखते हैं। इसमें दोस्तों हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें ए और बी की वैल्यू भी दे दी गई है। हमें उस समीकरण का मान ज्ञात करना है कि उसका मान क्या होगा। तो उसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम जो समीकरण इसमें दिया गया है उसको दोस्तों लिख लेते हैं। और उस समीकरण में क्या लिखा गया है कि 2 a की 2 b प्लस में 2 ab की स्क्वायर प्लस में ab, ये हमें दिया गया और हमें a की वैल्यू दी गई है 5, b की वैल्यू दी गई है -2। ये दोस्तों हमें दिया गया है, यानी a की जगह हमें रखना है 5, b की जगह रखना है -2। तो 2 a की जगह हम 5 रखेंगे, 5 की 2, b की जगह हम -2, ये यहाँ पर कोई निशानी है बीच में, तो दोस्तों ये गुणा का ही होता है। प्लस में 2, a कितना है, a 5 है, b कितना है, b -2 है, तो इसकी हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस में a कितना है, 5 है, b कितना है, -2 है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब दोस्तों 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो अपना 50 आएगा, 50 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये प्लस के, ये माइनस के, प्लस माइनस में से हमेशा माइनस का निशान आएगा, प्लस का प्लस। आगे हम देखते हैं दोस्तों इसको करके कि इसको यदि हम करेंगे तो 2 की हम करेंगे तो इसका 4 आएगा। 4 दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 अपना ये प्लस का हो जाएगा, 40 अपना ये प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों हम करते हैं तो आगे माइनस का अपना 10 होगा, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस में से हमेशा माइनस का आता है, 10 होगा। यदि अब हम इसको करके देखें तो अपना दोस्तों ये 70 आ रहा है, 70 आ रहा है ना, ये अपना 70 आ रहा है माइनस का, तो माइनस का ये 70 आ जाएगा। जो अपना ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा गया है, तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं, वो इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। अब दोस्तों अपना 50वें नंबर का प्रश्न आता है कि 4 उत्तर चित्रों में से उस एक चित्र को ज्ञात करो जिसमें ऊपर वाला चित्र छुपा हो। दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें हम यदि चित्र को बना के भी देखते लेते हैं तो इसमें हमें इस प्रकार का एक चित्र दिया गया है, और हम यदि बी आकृति हम देखेंगे जिसमें हमें इस प्रकार से बनाया हुआ है, जो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हम यदि देखेंगे तो ये चित्र कहाँ पर छुपा हुआ है, ये हम देखेंगे दोस्तों। ये हम यदि देखेंगे तो इसमें दोस्तों हम ये इसमें कुछ हमें टेढ़ा दिया हुआ है, ये हमने कुछ गलत बना दिया। इसमें ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके, और ऐसे हमें दिया हुआ है। यदि दोस्तों हम इसके अंदर ये आकृति देखेंगे, यदि हम ये 2 डंडे देखें तो ये दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। ये हम सीधा वाला देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है, और ये देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार जो अपना बी ऑप्शन है उसमें दोस्तों ये आकृति छिपी हुई है, तो अपना बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है, लगातार 15% और x% छूट देने के बाद 566.10 रुपये में बेच दी जाती है। x का मान हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 740 रुपये है, उसमें हमें 15% छूट दी गई है, तो 15% इसमें छूट दी गई है, तो 15% हम इसकी निकालेंगे तो ये अपना 5 पे कटेगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 37 पे कट जाएगा, 37 दिया 111 आ जाएगा, यानी 111 तो छूट इस पर मिल चुकी है। 2 क्रमागत छूटें हैं, तो दोस्तों 740 में से पहले हमें 111 छूट देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 629 आ जाएगा, 629। अब इसमें छूट देने के बाद में x% छूट देने के बाद में 566.10 में बेच दी जाती है,
66.1 में बेच दी जाती है। ये 0.0 लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं तो 0.9 आएगा। अब इसमें से हम इसको घटा के देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आगे कितनी छूट दी गई है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अपना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी आगे हम देखें तो इसमें 62.9 रुपये की छूट दी गई है, 62.9 रुपये की। और अपना जो प्राइस कितना बनता है 629 रुपये, और हमें छूट कितनी दी गई है आगे 62.9। हम दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप हो जाता है कि यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो अपनी ये छूट आ सकती है। तो दोस्तों हमें पता चल जाता है कि 10% आएगा, 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये 629 रुपये है, इस पर 62.9 की छूट है, तो हम इसका दोस्तों 10% ही है ये, तो इसका 10% इसकी छूट आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको निकाल के देख लेंगे कि 62.9 की छूट है। यदि हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो हम गुना में इसको 10 कर देंगे, और इसका हमें 629 दिया गया है। इसकी दोस्तों हम यदि परसेंटेज निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 629 ये रकम है, ये दोस्तों किस प्रकार से होगी इसकी कि 10 गुणा में 629 इस प्रकार से हो जाएगी, गुणा में 100। तो 629 से 629.0 से 0 तो 10% अपनी आ जाएगी। तो यही अपना उत्तर है, इसमें 10% अपना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को यदि उनकी जन्म तिथि को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ये हमें बताना है। दोस्तों यदि हम इन सभी की डेट ऑफ बर्थ हम यदि चेक करें और हमें इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे नंबर पर पूछा गया है तो दोस्तों दूसरा नंबर पर अपना महात्मा गांधी आएगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रम से 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें हमें दोस्तों शांत जल में जो नाव की चाल है वो हमसे पूछी गई है, तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर हमें 2 चालें दी गई है कि धारा के अनुकूल हमें और धारा के प्रतिकूल। अनुकूल हमें कितनी दी गई है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और प्रतिकूल हमें कितनी दी गई है, प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। यहाँ पर दोस्तों हमें शांत जल में यदि नाव की चाल ज्ञात करनी है तो दोस्तों एक तो फार्मूला ये होता है कि हम इन दोनों को जोड़ के, ये 2 संख्याएं हैं तो हम 2 से भाग दे देंगे, 16 और 12 ये 28 की 2 से हम भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम किस प्रकार से पुष्टि कर सकते हैं कि अनुकूल हम देखेंगे, अनुकूल हम इसको देखेंगे, अनुकूल देखेंगे तो दोस्तों 14 किलोमीटर ये उसकी जो नाव की दिशा में जा रही है, अपनी नाव जो धारा है वो उसकी दिशा में जा रही है 14 की दर से, और 16 किलोमीटर इसकी चाल बनती है। यानी जो धारा की चाल है वो दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसकी प्रतिकूल कितनी है, यानी इसकी जो अपनी नाव की चाल है ये 14 और धारा की चाल कितनी आ रही है 2 किलोमीटर। तो जब ये प्रतिकूल यानी वापस आएगा तो दोस्तों ये तो चलेगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव ये इसको वापस धकेलेगी, धारा इसको वापस धकेलेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी, जो इसमें दी हुई है। और यदि अनुकूल चलता है तो 14 तो इसकी है और 2 ये इसकी धारा की हो जाएगी, ये भी इसकी ऐड हो जाएगी, तो टोटल इसकी 16 हो जाएगी जो हमें यहाँ पर दी हुई है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यदि मैं आपको बताऊं कि इसमें शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है, यदि इसमें धारा की चाल पूछ लेता तो हम कैसे करते हैं, धारा की चाल पूछ लेता तो दोस्तों हम कैसे करते हैं कि इसमें प्लस का लगाया गया है, फिर हम यहाँ पर माइनस का लगा देते हैं कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हम फिर 2 संख्याएं 2 से भाग देते हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं हम, तो इसमें 4/2 आता ना, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता, जो हमने यहाँ पर भी इस प्रकार से कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों ये इसके फार्मूले होते हैं कि यदि हमें नाव की चाल निकालनी है और अनुकूल और प्रतिकूल चालें हमें दी हुई होती है तो हम इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे। यदि हमें धारा की चाल निकालनी है तो हमें इसको घटाकर हम 2 से भाग देंगे तो अपनी धारा की चाल आ जाएगी। इस प्रकार अपना 53वें नंबर का प्रश्न है उसका सी ऑप्शन जिसमें 14 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 40 संख्याओं का औसत 50, अन्य 60 संख्याओं का औसत 70 है, सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है। दोस्तों 40 संख्याओं का औसत हमें 50 दिया गया है, 40 संख्याओं का औसत 50 है, तो अपना टोटल कितना हो जाएगा इसका 2000 हो जाएगा। आगे हमें 60 संख्याओं का औसत 70 दिया गया है, 60 संख्याओं का औसत 70 दिया है, तो ये दोस्तों अपना टोटल कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। हमें इनका हम जोड़ते हैं, टोटल हमारी 6200 हो जाती है। वो संख्या कितनी हो जाती है 60 और 40 100,
तो इनका औसत हम देखेंगे तो अपना 62 आ जाएगा, यानी जो टोटल वो दोस्तों 6200 आया। कुल संख्या हमारी 100 है, 6200 को हम कुल संख्या यानी 100 से भाग देंगे तो अपना औसत आ जाएगा 62, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ए इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी। दोस्तों यदि हम इस जो क्वेश्चन है ये दोस्तों क्लॉक जो का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। इसमें 5 बजे का समय दिया हुआ है, 5 और 6 बजे के बीच का समय। जैसे ये अपनी घड़ी होती है, ये अपनी घड़ी है, यहाँ पर दोस्तों 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर दोस्तों इसमें 5 बजे हुए हैं, ये यहाँ पर दोस्तों 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें 5 और 6 के बीच इसमें 5 कैसे बजते हैं। 5 यहाँ पर मिनट वाली सुई आएगी और यहाँ पर ये घंटे वाली सुई आएगी। तो इस प्रकार इसमें 5 बजेंगे और यहाँ पर इसमें 6 लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी एक ही दिशा में कब होगी, ये दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों ये कब होगी, ये 5 और 6 के बीच में ही आएगी, कहीं पर 5 और 6 के बीच में ही आएगी। और हमें पता क्या है कि जो मिनट वाली सुई है वो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है वापस से, तो 60 मिनट की दूरी तय कर लेती है, 60 मिनट की दूरी तय कर लेती है। जब ये 60 मिनट की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करती है, तो ये घंटे वाली सुई है, ये भी 5 से 6 पर, 6 पर है तो 7 पर, 7 पर है तो 8 पर, इस प्रकार से ये आ जाती है। यानी 5 मिनट ये भी आगे बढ़ जाती है, 5 मिनट जो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ जाती है। तो टोटल इनका जो फर्क होता है वो दोस्तों 55 मिनट का होता है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 55 मिनट आगे बढ़ जाती है, क्योंकि 60 मिनट वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये चलती है तो घंटे वाली सुई भी 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। वो 5 है तो वो 6 बज जाएंगे, 6 है तो वो 7 बज जाएंगे, 7 है दोस्तों वो 8 बज जाएंगे, वो भी 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो टोटल जो इनका फर्क आता है वो 55 मिनट का आता है, कि जो मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इनका देखो ये 25 मिनट का तो डिफरेंस है ही है, 25 मिनट का तो इसका डिफरेंस है ही है। और ये इसमें कैसे लिखा है कि इसमें 60 आगे बढ़ रही है, यानी 60 मिनट में वो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, इसका 55 आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको करेंगे। अब हम यदि इसको काटेंगे, क्योंकि 5 तो बचेंगे ही बचेंगे, तो 5 तो दोस्तों इसमें बचेंगे ही बचेंगे। हम इसको काटेंगे तो 12 और यहाँ पर 11। अब इनकी गुणा करेंगे तो अपना 300/11 आ जाएगा। इसकी हम यदि वो निकालेंगे सही में फ्रैक्शन में हम इसको देखेंगे, इसको करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 2, 22, 8, 0, 7, 3 सही 11, ये इसका आ जाएगा। तो दोस्तों 5:27 सही 3/11 इसका उत्तर होगा, जो कि सी ऑप्शन। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वो अपना यही होगा, 5:27 सही 3/11 इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो दोस्तों 55 मिनट का आएगा। 60 मिनट के अंदर 25 मिनट में हमें निकालना है, तो 25 से हम इसको गुणा कर देंगे, 25 से हम इसको गुणा करेंगे तो अपना 300/11 आएगा। इसको सही में चेंज करेंगे तो 27 सही 3/11 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अपना 56वें नंबर का प्रश्न आता है कि बंटी का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था, राजेश का जन्म उससे 4 वर्ष उसमें 4 दिन पहले हुआ था। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस शनिवार को था तो राजेश का जन्म किस दिन हुआ था, ये हमें दोस्तों इसके अंदर बताना है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें हमें बंटी का जन्म दिया हुआ है। बंटी का जन्म कब हुआ था, इसमें 3 मार्च 1980 को हुआ था। ये दोस्तों लीप ईयर हुआ, तो लीप ईयर क्यों होगा, ये 4 से भाग हो रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा, तो लीप ईयर भी है। लीप ईयर तो फरवरी का महीना अपना कितना है, 29 का है, ये हमें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। और राजेश का जो जन्म है, राजेश का जन्म इससे 4 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है, तो मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा, 28 फरवरी को हुआ होगा। क्योंकि 4 दिन कैसे निकले इसके, 29 का 1, 2 और 3 ये निकला, ये 4 दिन हो गए। तो इस प्रकार 4 दिन पहले हम देखेंगे तो इसको दोस्तों 28 फरवरी को इसका जन्म हुआ होगा, इसको 28 फरवरी को, 3 को तो उसका जन्म ही हुआ है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार उसका 28 फरवरी को जन्म हुआ, 4 दिन पहले। तो अब दोस्तों उसका जो 15 अगस्त है वो शनिवार को था, जो 15 अगस्त इसी साल को जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त है वो शनिवार को है। तो हमें बताना है कि इसमें राजेश का जो जन्म है वो हमें बताना है किस दिन हुआ था। राजेश का जन्म हुआ दोस्तों हमको पता है 28 फरवरी को। अब हम देखेंगे 28 फरवरी को कौन सा दिन था, जिस दिन 28 फरवरी को राजेश का जन्म हुआ उस दिन कौन सा वार था, यही हमें निकालना है। और हमको पता है क्या है कि 15 अगस्त को शनिवार है, 15 अगस्त को शनिवार है। तो हम यहाँ पर दिन काउंट करते हैं, एक तो अपना फरवरी का हो गया, ये मार्च के हो गए 31, ये अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त के 15 दिन, ये है, ये होगा। तो इसको यदि हम काउंट करते हैं 30, 60, 90, 120, 150, 150, 1, 2, 3, 153, 153 और 16, 169 दिन आ जाते हैं टोटल। 169 दिन आ जाते हैं। 7 से भाग देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम देखते हैं तो 2, 4 प्लस में 1 यानी 24 सप्ताह और 1 दिन आ जाता है। 24 सप्ताह और 1 दिन आ जाता है। दोस्तों हमें देखना कौन सा वार है, ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि 15 अगस्त को हमें पता है कि शनिवार है। हमें इसे पीछे का देखना है ना कि आगे का। पीछे का देखेंगे तो इसमें 28 फरवरी का देखना है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, 24 सप्ताह है तो दोस्तों हमें पता है कि 24 सप्ताह में तो सेम डे ही आ जाएगा यानी शनिवार ही आ जाएगा। 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दोस्तों ये 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ है, 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ है। हम इसको पीछे जाएंगे हम क्योंकि हमें 28 फरवरी का देखना है। 15 अगस्त से 28 फरवरी यानी बेग चलना है। बेग चलेंगे तो दोस्तों हम 1 दिन इसमें घटा देंगे, इसको हम लेस कर देंगे तो अपना शुक्रवार आ जाएगा इसका, शुक्रवार। यदि हमें आगे का दिन देखना होता तो हम इसमें ऐड करते, पीछे का दिन देखेंगे तो हम इसमें 1 लेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें 1 ऐड हुआ है तो हम इसको लेस करेंगे। आगे के दिन देखेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे तो इसका शुक्रवार सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसमें शुक्रवार लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना एक जो रीजनिंग का प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही अच्छा और दोस्तों जो लेवल का प्रश्न है ये। इसको सबसे पहले हमें जो कोड दिए गए हैं, सेना के गोपनीय मानचित्र में सुरक्षा चौकियों की दूरी व ऊंचाई को मीटर में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित कोड का प्रयोग किया जाता था। यानी इसका पहले कोड ये था और उपरोक्त कोड की गोपनीयता पर संदेह हो जाने के कारण इस कोड पर संदेह हो गया कि ये कहीं पर लीक हुआ है तो इस कोड में परिवर्तन कर दिया गया। यह परिवर्तित कोड निम्नलिखित है। हमें दोस्तों जो परिवर्तित कोड भी दे दिया है। अब हमें इसमें 57 से 61 तक के प्रश्नों का उत्तर हमें इन कोड के अनुसार हमें देना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो पुराना कोड है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं ANGRYCHILD। ये पुराना कोड है। इसका संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी हमें 0 दी हुई है। अब दोस्तों हमें इस कोड को परिवर्तित किया गया। किस प्रकार से किया गया कि GLANDYRICH, इस प्रकार से इसको परिवर्तित किया गया और इसमें ये संख्याएं डाल दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब दोस्तों ये कोड, ये अपना ओल्ड कोड, ये न्यू कोड जो सेना के द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों इसमें हम इस कोड के हिसाब से हमें 57 से लेकर 61 तक के जो अपने 5 प्रश्न हैं उनका हमें जवाब देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, पुराने कोड के अनुसार, जो पुराना कोड है उसके अनुसार दोस्तों 2 चौकियाँ हैं। एक तो अपनी T चौकी है, एक P चौकी है। इन दोनों चौकियों की दूरी हमें दी गई है पुराने कोड के अनुसार RDNH। ये हमें पुराने कोड के अनुसार हमें दूरी दी गई है। जो नया कोड है उसके अनुसार हमें ये जो दूरी बतानी है कि नए जो कोड के अनुसार उसकी दूरी कितनी होगी, कोड में हमें बताना है। तो हम किस प्रकार से बताएंगे कि जो पुराने कोड के अनुसार ये उसका कोड बनता है तो उसके R का हमें कितना दिया हुआ है, इसके अंदर 4 दिया हुआ है। D का कितना दिया हुआ है, इसके अंदर हमें 0 दिया गया है। N का हमें कितना दिया गया है, इसके अंदर 2 दिया गया है। H का हमें कितना दिया गया है, H का इसमें 7 दिया गया है। तो ये दूरी थी उसकी। अब हमें नया कोड में देखना है कि उसका क्या कोड बनता है इस दूरी का। 4 के लिए हमने इसमें N यूज किया, 0 के लिए इसमें हमने H यूज किया, 2 के लिए 7 यूज किया यानी L यूज किया, 7 के लिए इसमें हमने R यूज किया। तो NHLR ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इसमें D ऑप्शन में लिखा गया है वो अपने 57 में जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा। अब अपना 58वें नंबर का प्रश्न आता है, D चौकी की समुद्र तल से ऊंचाई पहले कोड में DGIAH थी, नए कोड के अनुसार उसकी ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों इसकी हम किस प्रकार से निकाल देंगे, सेम ही क्वेश्चन है। जो पुराना जो कोड है उसके अनुसार इसकी दूरी क्या थी कि DHIAH ये थी उसकी, ये थी। और ये इसमें G, ये कोड है यहाँ पर G1।
और अब इसमें नए कोड के अनुसार हमें दूरी पूछी है कि नए कोड के अनुसार उसकी दूरी क्या होगी, DGIAH। तो दोस्तों हम यदि पुराने कोड के अनुसार ये दूरी देखें तो उसकी दूरी हम निकाल लेते हैं। D का क्या वैल्यू था पुराने कोड में 0, G का कितना वैल्यू था हमारा इसमें, G का वैल्यू इसमें 3, L का इसमें कितना वैल्यू था 8, A का कितना है 1 और H का कितना वैल्यू है 7। तो ये दूरी थी उसकी 0, 38, 17। अब हमें नए कोड के अनुसार उसकी दूरी देखेंगे। 0 के लिए क्या यूज किया इसमें H, 3 के लिए क्या यूज किया A, 8 के लिए क्या यूज किया I और इसमें 1 के लिए क्या यूज किया G, 7 के लिए क्या यूज किया इसमें 7 के लिए R। तो ये इसकी दूरी बन जाएगी जो इसमें HAIGR ये इसकी दूरी होगी। तो 58वें नंबर का प्रश्न है उसका हम इस प्रकार से कर देंगे, क्योंकि 0 के लिए इसमें हमने नए कोड में H यूज किया, 3 के लिए हमने जो A यूज किया है A लिख दिया, 8 के लिए इसमें हमने I यूज किया है तो हमने यहाँ पर I लिख दिया, और 1 के लिए हमने इसमें G यूज किया तो हमने G लिख दिया, 7 के लिए इसमें हमने R यूज किया तो हमने R लिख दिया। इस प्रकार से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। अपना जो 59वें नंबर का प्रश्न आता है अब उसमें क्या लिखा गया वो हम देखते हैं। F चौकी पहले H चौकी से RHY मीटर दूर थी, दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर की दूरी कम कर दी गई। नए कोड के अनुसार अब उनकी बीच की दूरी में बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हम क्या लिखेंगे, F चौकी पहले H चौकी से RHY ऐसे दूरी थी। तो क्या दूरी थी इसकी, पहले R की वैल्यू क्या दी गई है इसमें 4, H की कितनी दी गई है 7 और Y की वैल्यू कितनी दी गई है इसके अंदर 5। ये दूरी थी। अब इसमें 50 की कमी कर दी गई है, 50 के इसकी कमी कर दी तो 425 रह गया। अब हमें नए कोड के अनुसार इसकी दूरी बतानी है। तो 4 के लिए क्या यूज किया अन, 2 के लिए अल, 5 के लिए क्या यूज किया डी, तो अनLD इसकी दूरी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें अनLD लिखा हुआ है। 60वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक सैनिक अधिकारी ने M और R के बीच दूरी जो कि पुराने कोड में LRGY थी उसे नया कोड के मानकर पढ़ लिया। इस भूल के कारण वास्तविक दूरी हमें बतानी है। दोस्तों एक हमें क्या है, M और R जो चौकियां थी उनके बीच की जो दूरी है वो पुराने कोड के अनुसार पढ़ लिया उसने, और उसको नए कोड के अनुसार उसको कोडित करके उसकी दूरी मान ली। तो उसकी जो वास्तविक दूरी से उसकी कम दूरी कितनी हुई है या ज़्यादा दूरी हुई है वो हमें उसकी निकालनी है। तो इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, उस अधिकारी ने M और R चौकियों के बीच की दूरी पुराने कोड के अनुसार LRGY मान ली, GY उसने मान ली, और उसके हिसाब से क्या दूरी थी पुराने कोड के हिसाब से इसमें दिया हुआ है 9, R की वैल्यू 4, G की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है 3, Y की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है 5। ये इसमें दूरी थी, ये पुराने कोड के अनुसार उसमें दूरी थी। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस अधिकारी ने इस पुराने कोड को नया कोड समझ लिया था। तो नया कोड इसने समझ लिया था तो उसने इसकी दूरी क्या निकाल ली थी, वास्तविक दूरी तो इसकी ये थी, रियल जो दूरी तो ये थी इसकी, क्योंकि हम देखें तो पुराने कोड के अनुसार, लेकिन इसने इसको नया कोड मान लिया और इसने क्या दूरी निकाल दी, अल की क्या वैल्यू इसमें हमने दी हुई है नए कोड में 2, R की क्या दी हुई है 7, G की कितनी दी हुई है इसमें 1, Y की कितनी दी है 6। ये इसने मान ली क्योंकि इसकी जो वास्तविक दूरी थी वो ये थी ये, लेकिन उसने इस कोड को नया कोड मान लिया और उसकी दूरी ये निकाल ली। तो इसने देखो यहाँ पर इसकी कम कितनी निकाल ली उसने, हम इसको घटाएंगे 9 आया, 1 आया, और अब हम इसको करते हैं तो 7 आएगा और 8 में से 6, 6719 आ जाएगा। 6719 क्या है, उसने कम दूरी उसने समझ ली यानी पढ़ ली। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है कि ये पुराना कोड के अनुसार ये M जो 2 चौकियाँ थी उनके बीच की दूरी थी जो कि 9435 थी, लेकिन इस कोड को उसने नया कोड मान लिया और उसने उसकी दूरी कैलकुलेट कर दी। इसको यदि हम नया कोड मानेंगे तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 2716, यानी इसकी वास्तविक दूरी ये है, उसने मान ली है तो इतनी उसकी कम हो गई 6719। तो ये इसका ए उत्तर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 70वें नंबर के प्रश्न में क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं दोस्तों। इसमें 70वें जो 61वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि युद्ध के दौरान अल और अन चौकियों के मध्य एक नई चौकी के स्थापित की गई। नए कोड के अनुसार के तथा अन चौकी के मध्य की दूरी DCA मीटर है। पुराने कोड के अनुसार अल और अन के मध्य की दूरी ADLC मीटर है। नए कोड में अल और के मध्य की दूरी हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही गजब का प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं।
कि युद्ध के दौरान जब एक आपात स्थिति आई तो अल और अन चौकियों के बीच में एक नई चौकी के स्थापित की गई। नए कोड के अनुसार के और अन की दूरी, यानी हम देखेंगे तो इसमें अल और के कहाँ पर है, अल यहाँ पर है और अन यहाँ पर, इनके बीच में कहीं पर एक चौकी स्थापित कर दी गई, एक चौकी स्थापित कर दी गई। नए कोड के अनुसार यदि हम देखेंगे तो के और अन के बीच की दूरी, इनके बीच में कहीं पर के चौकी बनाई गई है। तो के और अन के बीच की दूरी इसमें नए कोड के अनुसार हमें कितनी है, डी सी ए है, डी सी ए है। डी का वैल्यू इसमें 5 है, सी का वैल्यू कितना है इसमें, सी का वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 593 है। 593 इनके बीच की दूरी, यहाँ के बीच की दूरी है, यहाँ के बीच की दूरी है, यहाँ के बीच की दूरी 593 है। अब इसमें हमें क्या लिखा है कि पुराने कोड के अनुसार अल और अन के मध्य के बीच की दूरी, और अल और अन यानी पूरी की पूरी दूरी, पूरी की पूरी जो दूरी है वो दोस्तों किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी, ADLC, ADLC। तो पुराने कोड के अनुसार इसकी ये दूरी है पूरी की पूरी, तो ए का इसकी वैल्यू 1 है, डी की भी इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, एल की कितनी वैल्यू है, 9 है, सी की वैल्यू कितनी है इसमें 6 है, 1096 इसकी वैल्यू है, टोटल 1096 उसकी टोटल दूरी है। और ये हमें दूरी दे दी, ये दूरी हमें कितनी दे दी, 593, और हमें निकालने किसकी है, एल और के की दूरी निकालनी है, यानी ये दूरी हमें निकालनी है, आगे की दूरी हमें निकालनी है। दोस्तों मैं आपको इसको अब बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ कि इसकी पूरी की पूरी दूरी अन से लेकर एल तक की दूरी कितनी निकाली हमने, 1096। अन और के की दूरी हमने कितनी निकाली, 593। हमें आगे की दूरी पूछा है के और एल की, ये हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम इस पूरी की पूरी में से ये दूरी लेस कर दें तो आगे बची हुई दूरी आ जाएगी, उसको हम लेस करेंगे 593, तो अपनी कितनी आ जाएगी इसमें 3 0 503 आ जाएगी, 503 आ जाएगी। और 503 को हम किस प्रकार से प्रकट करेंगे नए कोड के अनुसार, 503 को 5 के लिए हम डी लिखेंगे और 0 के लिए एच लिखेंगे और 3 के लिए दोस्तों हम ए लिखेंगे, DHA आ जाएगा। जो डी ऑप्शन के अंदर लिखा है वो अपना सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गजब का प्रश्न था। ऐसे प्रश्न दोस्तों इसमें हमने 5 प्रश्न एक ही रकम के हिसाब से हमने इसके अंदर शामिल किए, लेकिन दोस्तों ये 5 ना पूछकर आपसे 2 या 3 प्रश्न भी इसमें से पूछ सकता है। ऐसे हमारे HSC के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने अब 61 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब अपना 62वें नंबर का प्रश्न आता है, वो दोस्तों हम देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर दोस्तों हमने HSC के बेस पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही गजब के प्रश्न इसके अंदर हमने शामिल किए थे, जो मैं आपको अब इनका सलूशन दे रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों क्या कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। इसमें दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लेस कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसका, हम देखते हैं विक्रय मूल्य है कि 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, कि 15 रुपये है, इसमें 10 वस्तुएं उसने बेची, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। यानी रुपयों को हम ऊपर रखेंगे, वस्तु को हम नीचे रखेंगे, अपना मूल्य आ जाता है। इसका क्रय मूल्य हम देखें तो 10 रुपये में 15 वस्तुएं उसने खरीदी है, तो इसका ये आ गया उसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो अपना लाभ आ जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे, इसका 30 आ जाएगा, तो 45 माइनस में 20, तो 25/30 इसका कितना आ गया, इसका लाभ आ गया। यदि काटेंगे तो 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 5 पकड़ जाएगा। तो अब दोस्तों जब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी ना बोला जाए, हम लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो अपना लाभ कितना आया 5/6, क्रय मूल्य कितना है अपना 10/15, परसेंटेज निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, नीचे वाली जो अपनी रकम है वो उल्ट जाएगी, 15/10 हो जाएगी, गुणा में अपने 100 परसेंटेज निकालनी है। 5 दूनी हम 10 करेंगे, आगे हम इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 पे काट सकते हैं, ये 5 और ये अपना 3 हो जाएगा, ये 3 ये 2 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, तो 25 पंजा 125 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 125% उसका लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसका लाभ प्रतिशत निकाल देंगे कि 125%, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर आ जाएगा। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की हमें ऊंचाई निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, हमें केवल और केवल घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये अपना कोई कमरा है,
इस कमरे की यदि हम प्रस्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा हम चौड़ाई करेंगे। हमने इसकी लंबाई गुणा हम चौड़ाई कर दी। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एक दीवार का हम जोड़ेंगे, एक दीवार का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे, यानी कि लंबाई गुणा में हम ऊंचाई लेंगे, लंबाई गुणा में ऊंचाई हम लेंगे। अब दूसरी दीवार का हम लेंगे तो उसके साइड वाली दीवार का हम लेंगे तो उसकी हम कैसे करेंगे, उसका हम क्या जोड़ेंगे कि चौड़ाई के गुणा में ऊंचाई हम करेंगे। ये दोस्तों हमारी नीचे की प्रश्न के आ गया, एक साइड की दीवार का आ गया, उससे बराबर वाली साइड की दीवार का आ गया, यानी आधा हमारा क्षेत्रफल आ गया। यदि हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी नीचे वाले के साथ में हम ऊपर वाला, इस दीवार के साथ वाले, इस दीवार के साथ में इस दीवार वाला, उस दीवार के साथ में हम इस दीवार का हम निकालेंगे, यानी पूरा का पूरा निकालेंगे तो हम इसका 2 से गुणा कर देंगे तो ये अपना पूरा का पूरा आ जाएगा। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 2 अल माने ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, इसमें 15 दी गई है, चौड़ाई हमें कितनी दी गई है 16 दी गई है सेंटीमीटर, प्लस में अल कितनी है अपनी, अल इसमें 15 है, अच हमें ज्ञात करनी है, प्लस में इसमें चौड़ाई कितनी है 16 है, अच हमें ज्ञात करनी है। और ये टोटल हमें कितना दिया गया है 4200 दिया गया है, 4200। और ये 2 इस साइड में किस में है, इस साइड में गुणा में है, उस साइड में, इस साइड में गुणा में, उस साइड में जाके भाग में होगा तो यहाँ पर 2100 बच जाएगा, 2100 बच जाएगा क्योंकि ये 2100 पकड़ जाएगा तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं 15 की 16 की हम गुणा करेंगे, 15 150 और 90 240 आ जाएगा, 240 प्लस में 15 अच और 16 अच अपने 31 अच हो जाएंगे, 31 अच। उस साइड में कितने हैं 2100 है। अब हम किस प्रकार से अच की वैल्यू निकालनी है, अच को हम इस साइड में रखेंगे, 240 को हम उस साइड में लेके जाएंगे, 21 अच 200 उस साइड में पहले से 21 मौजूद है, ये उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 240, 31 अच 2100 में 240 लेस करेंगे तो 1860 आ जाएगा, 1860 आ जाएगा। अब हम अच की वैल्यू निकाल लेंगे, 31 उस साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, भाग में होगा 31। अब हम इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, ये 6 और 0 की 0 यानी 60 आ जाएगा, 60 अपनी अंश यानी ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हम इसको कर देंगे, अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन है इसका हम किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने लिखा, उस फार्मूले के बराबर में हमने 4200 रुपये लिखा है, क्योंकि 4200 लिखा क्योंकि 42 में इसमें 4200 दिया हुआ है, 2 को इस साइड में गुणा में उस साइड में जाके भाग में होगा तो 2100 बचेगा। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 240 इस साइड में प्लस में उस साइड में जाके माइनस का होगा, 31 अच बराबर में 1860 आएगा। अच की वैल्यू निकालनी है तो अपनी कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब अपना 64वें नंबर का प्रश्न आता है कि करिश्मा ने 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 950 रुपये उधार लिए, 5 वर्ष बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान। दोस्तों हमें पता है कि साधारण ब्याज है तो हर साल जो अपना मूलधन है, जो उसका मूल प्राइस है उस पर ही ब्याज लगना है। तो इसमें एक साल में कितना लगेगा 6%, 5 में कितना लग जाएगा, 5 में 30% लग जाएगा, तो हम वो 30% निकाल देंगे। यदि हमें ब्याज पूछा होता तो हम 30% निकाल देते। हमें अब इसमें जितनी राशि भुगतान करनी है वो दोस्तों हमें निकालनी है, नहीं जो पहले इसका मूलधन हम 100 माने, 100 जो परसेंटेज है 30% इसमें ऐड होगा तो जो भुगतान करनी है वो दोस्तों 130% हो जाएगी, जो मूलधन की है वो 130% हो जाएगी। तो हम सीधा इसमें 130% निकाल देंगे। 950 उसकी कीमत है, 950 रुपये है, 950 रुपये उसने लिए हैं तो 950 के गुणा में 130% हम इसका निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी। 95 को हम 13 से गुणा करेंगे, 95 को यदि हम ये 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 950 और कितना आएगा 385 आ जाएगा। 950 और कितना ऐड करेंगे 385, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 1235 आ जाएगा। 1235 इसका आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जिसमें 1235 लिखा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से हम कर देंगे। इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले हम इसका ब्याज निकाल लें 950 पर 30% हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद में हम जो मूलधन में उसका ब्याज हम जोड़ देंगे, उतनी राशि हमें भुगतान कर देंगे, तो भी इसका 1235 आना है। तो दोस्तों एक ही बात है, हमने सीधा 100 क्योंकि 30% ऐड होगा तो इसका हमने टोटल 130 निकाल दिया, या फिर हम पहले इसका 30% निकालें फिर उसमें जो मूलधन में जोड़ दें तो भी इसका 1235 आएगा। तो अपना इसका सी ऑप्शन जिसमें 1235 लिखा हुआ है वो अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना
65वें नंबर का प्रश्न आता है कि तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बार HSC के अंदर देखने को मिले हैं। जब दोस्तों पीछे जितनी भी बार HSC ने प्रश्न लिए हैं, बहुत बार ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न हमें देखने को जो मिला है। हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि तीन संख्याओं का योग 392 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें 2:3 दिया है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, ये पहली संख्या हमने मानी, ये दूसरी संख्या मानी और ये तीसरी संख्या मानी। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी का 5:8 दिया हुआ है। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से कर देंगे, इसको हमें इनको हम इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इसको हम 5 से गुणा कर देंगे और इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यदि इस संख्या को हम यदि 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। इस संख्या को हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों 15 ही आएगा और इसका अपना 24 आ जाएगा। तो ये अनुपात उनका आ जाएगा, यानी इनका हम उल्टा गुणा करेंगे, 5 को 3 से, इस संख्या को 3 से और इस संख्या को हम 5 से, इस प्रकार से हम इनकी गुणा कर देंगे। तो 500, इसका जो टोटल हमें कितना दिया हुआ है, इसका 392 दिया है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 15 है। टोटल कितना है इसका, 25 और 49 है, 49 है। अब हम इसको काटेंगे, इसको हम किस प्रकार से काटेंगे, 7 पे काट के देखते हैं। 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 120 आ जाएगा। 120 दूसरी संख्या आ जाएगी। पहली संख्या पूछता तो हम 10/49 करते, तीसरी संख्या पूछता तो हम 24/49 करते, हमें दूसरी संख्या पूछे तो 15/49 हमने कर दिया, तो 120 इसकी आ गई। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वह जोड़ा ज्ञात करो जो अन्य तीनों से भिन्न हो। तो अन्य तीनों से कौन सा भिन्न है, गाय और भैंस है, मुर्गा और जो मुर्गी है, घोड़ा और घोड़ी है, कुत्ता और कुतिया। दोस्तों इसमें बी सी और डी, इसमें पुरुष यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया है, यानी मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का क्या होगा, कुतिया होगी। लेकिन इसमें पहले में क्या दिया, गाय और भैंस, जो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये फोटोकॉपी, इसमें एक्स और वाई के करने की कैपेसिटी के आधार पर यह प्रश्न है कि इसमें क्या लिखा है कि 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि एक्स कर सकता है। एक्स जो है ये 4 मिनट में 60 की कर सकता है, तो 1 मिनट में कितनी कर देगा, ये 15 की कर देगा। 1 मिनट में ये 15 की कर देगा। एक्स और वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। यानी 30 मिनट में एक्स और वाई जो है ये दोनों मिलकर ये 30 मिनट में 750 जो पृष्ठ है, पेजेस है, उसकी फोटोकॉपी कर सकते हैं। दोस्तों हमें एक्स का तो पता है, एक्स का हमें पता है कि 1 मिनट में कितनी करता है, 15, तो ये 30 मिनट में कितनी कर देगा, ये 30 गुना में 15 यानी 450 कर देगा। एक्स का तो हमें पता है कि 30 मिनट में 450 कर देगा, और ये टोटल करें हैं 750, तो इसमें से यदि हम एक्स का लेस कर दें तो बाद में वाई का बचेगा। इसमें यदि हम एक्स का लेस कर दें तो 300 बचा है, ये अपना वाई का आ गया कि 330 मिनट में 300 कॉपी, यानी जो वाई है वो 30 मिनट में 300 कॉपी करता है, यानी 300 कॉपी जो फोटो कॉपी करता है, यानी प्रतिलिपि उनकी करता है। तो हम किस प्रकार से कर देंगे इसको, 100 पूछा है, तो दोस्तों यहीं से अपना उत्तर निकल जाता है कि जो 300 की करता है 30 मिनट में, 100 के कितनों में करेगा, वो दोस्तों 10 मिनट में ही करेगा। यहीं से अपना उत्तर निकल जाता है। लेकिन हम इसको किस प्रकार से कर देंगे कि जो 30 मिनट में, क्योंकि मिनट निकालना है तो हम जो मिनट को ऊपर रखेंगे, 30 मिनट में 300 की करता है, हमें 100 की निकालनी है, तो इसको हम 3 पे काट देंगे, तो ये अपना 10 पे कट जाएगा, तो 10 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको कर देंगे। दोस्तों सिंपल है कि इसमें एक्स की हमने निकाल ली, 1 मिनट में करता है 15 की, और एक्स और वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में करते हैं 750 की। हमें एक्स का पता है कि 1 मिनट में यदि वो 15 की करता है तो 30 मिनट में वो 450 की करेगा, वो 30 मिनट में 450 की करेगा। इसमें से हमने एक्स का लेस कर दिया तो बैलेंस हमने किसका निकाल लिया, वाई का निकाल लिया, तो वाई 30 मिनट में 300 की करता है।
तो वो 100 के कितने मिनट में कर देगा, तो हमें सीधा स्पष्ट है कि 300 की यदि वो 30 मिनट में कर रहा है तो 100 की वो दोस्तों हमें पता है कि 10 मिनट में करेगा, तो 10 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मिनट निकालना है, समय निकालना है, तो हम समय को ऊपर रख देंगे। 30 मिनट में 300 करता है, 100 के निकालना है तो हम 100 से गुना कर देंगे, इसका 10 मिनट आ जाएगा। 68 में इसका सी ऑप्शन अपना सही उत्तर होगा, जिसमें कि 10 लिखा हुआ है, यानी 10 मिनट इसका सही उत्तर होगा। 68वें नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु 4 सेकंड में 24 मीटर फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल में निकालनी है। कि दोस्तों 4 सेकंड में 24 मीटर निकालती है और 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में दोस्तों 15 मीटर निकालती है। औसत गति सेकंड 6 हुई, चाल इसकी जो डिस्टेंस है वो 39 हुई, तो 39 है वो 6 सेकंड में निकालता है। तो हम इसका एक का हम निकाल देंगे कि 1 सेकंड में कितनी निकालेगा। ये दोस्तों इसको 6.5 आ जाएगा, इसको यदि भाग देंगे तो 6.5 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होगा, क्योंकि 4 सेकंड में 24 निकालता है, 2 सेकंड में 15 निकालता है, तो 6 सेकंड में 39 निकालेगा, 39/6 6.5 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों अपना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित प्रश्न है। ये दोस्तों हमें देखने को तो नहीं मिलता हमारे एचएससी के एग्जाम्स में, लेकिन बहुत बार ये पूछा भी जा सकता है, इसकी कोई मनाही भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम अपनी तैयारी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हमें रखना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हमें उसको कर देना है। हमें 50 रुपये अंकित मूल्य वाले 40 शेयर 60 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए। यदि लाभांश 4% हो तो उसकी लगाई गई धनराशि पर प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, उसका अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू कितना है, और जो कंपनी लाभांश दे रही है वो दोस्तों किस पर लाभांश देगी, और हमें उसका जो लाभ या हानि उसका परसेंटेज हमें निकाल लेना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है बस इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू हमें दी गई है 50 रुपये, यानी एक शेयर की वैल्यू जो वैल्यू 50 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में कितने का मिल रहा है, 60 का मिल रहा है। वो मार्केट में 60 का मिल रहा है। वो मार्केट में चाहे दोस्तों कितने का ही मिले, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही लाभांश देती है, यानी डिविडेंड देती है, तो वो दोस्तों 50 पर ही लाभांश देगी, न कि 60 पर। वो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 60 है, 55 है, 65 है, 70 इस प्रकार से होती रहती है, तो वो इस पर लाभांश वो ना देकर वो हमेशा फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पर लाभांश देती है। तो दोस्तों 50 पर लाभांश देगी, चाहे वो मार्केट में कितना का ही खरीदा हो, उसने कितना का ही बेचा हो। अब क्या लिखा है कि उसने कितने शेयर खरीदे, 40 शेयर उसने खरीदे हैं, तो उसकी हमें यदि देखें कि फेस वैल्यू 40 के हिसाब से 2000 रुपये बनती है, 2000 रुपये बनती है, लेकिन वो उसने खरीदे कितने हैं, वो 40 है तो 2400 रुपये में खरीदे हैं, खरीदे उसने 2400 रुपये में है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी बनती है 2000 रुपये, तो वो जो कंपनी है वो हमेशा 2000 पर ही लाभांश देगी। 2000 पर वो कितना लाभांश देगी, इसमें कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, 4% लिखा है, तो 4/100 वो इस पर 80 रुपये लाभांश देगी, 80 रुपये वो इस पर लाभांश देगी, चाहे वो उसने कितने में ही शेयर खरीदे हों या फिर बेचे हों, लेकिन जो कंपनी होती है वो फेस वैल्यू पर यानी 80 रुपये पर जो 80 रुपये उस पर लाभांश यानी डिविडेंड देगी। तो अब उसकी जो जितनी पूंजी लगाई है उस पर हमें प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। दोस्तों उसकी वैल्यू तो थी 2000 रुपये, लेकिन उसने लगाई कितनी है, 2400 रुपये लगाई हैं। 2400 रुपये पर 80 रुपये लाभ हो रहा है, 2400 रुपये पर हो रहा है, इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 पर हम इसको काट के देखें तो 6 आ जाएगा, और ये अपना ये 20 आ जाएगा, 20/6 आ जाएगा। ये इसका यदि हम इसको तोड़ के देखें तो 3 सही 2/6, ये इसको काट देंगे ये 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 सही 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ए ऑप्शन में लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है कि वो शेयर तो थे 2000 के, लेकिन उसने खरीदे कितने हैं 2400 में। कंपनी हमेशा 2000 पर ही लाभांश देगी, 4% यानी 80 रुपये लाभांश देगी। उसने लगाई गई पूंजी पर उसने पूछा है लाभ, तो लगाई उसने 2400 रुपये है, इस पर हमने निकाल दिया 80 रुपये लाभ हुआ है 2400 पर, तो हमारा 3 सही 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद हमें निकालना है। लुप्त पद हम किस प्रकार से निकालेंगे कि MOQSUWYAC ये दिया गया है। हम इसको देखें तो NOPQ एक अक्षर छूटा है, आगे RSTUVW एक अक्षर इसमें छूटा है, YZABC एक अक्षर इसमें छूटा है, और यहाँ पर भी एक अक्षर छूटा गया है, QRSWXY। इसी प्रकार DE आएगा, FG आएगा, HI आएगा, इस प्रकार से एक अक्षर छूट जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि
GI लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, एक एक अक्षर इसमें छुटा है। MNOPQRSTUVW XYAB यानी ZABCDEFGHI, इस प्रकार से ये होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो 10वें नंबर का संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर जो अपना 10वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था, उसके जो मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों हमने 30% दिए थे, 15% मैथ के इसके अंदर डाले थे और 15% ही दोस्तों हमने इसके अंदर रीजनिंग के डाले थे। तो 30 के 30 प्रश्नों का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो 10वें नंबर का जो टेस्ट है उसका हमने सोल्यूशन किया है। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि हमने जो 25 जो मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए हैं ये हमारे वीकली टेस्ट ही है। हमने पहले ये वीकली तौर पे लिए हैं, हर हफ्ते हमने ये टेस्ट के तौर पे लिए हैं। जब हमारे 25 टेस्ट कंप्लीट हो गए तो हमने दोस्तों इनको मॉक टेस्ट के रूप में आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो दोस्तों इन सभी का सोल्यूशन इस चैनल की एक जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। इसकी एक प्लेलिस्ट है संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के नाम से, उसके अंदर यदि आप जाओगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा जो 25 के 25 हमने सोल्यूशन डाले हैं उसमें से आपको मोस्टली यानी कि सभी के सभी लगभग आपको सोल्यूशन सभी के मिल जाएंगे। तो वहां पर जाके आप इनका सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख, जिसका जो लिंक है वो दोस्तों मैं इस वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसमें भी जाके आप उसमें हम जो रिटर्न में भी उसका सोल्यूशन देंगे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है 1 या 2 दिन का, लेकिन वीडियो के तौर पर यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको इस चैनल के माध्यम से इसकी जो प्लेलिस्ट है संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के सार, वहाँ पर जाकर आप इन सभी जो टेस्ट है उनका सोल्यूशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये हमने आज का सोल्यूशन किया इस वीडियो में, और अब आगे हम अपनी जो अभी तक हमने 27 वीकली टेस्ट हो चुके हैं, अब अपना जो 28वां वीकली टेस्ट होगा और बाद में 26 और 27 जुलाई की CET की डेट दी हुई है। तो दोस्तों संभवतः ये अपना आखिरी वीकली टेस्ट होगा C ग्रुप का, बाद में जो D ग्रुप का भी CET होना है। तो दोस्तों इस जो टेस्ट के साथ ही हमारे 28 वीकली टेस्ट हो जाएंगे। हमने आपको 25 वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाए हैं, और हर जो हफ्ते हमारा जो वीकली टेस्ट होता है उसका जो PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, वो आपको पता ही होगा। वहाँ से दोस्तों हमारे जो आगे के जो मॉक टेस्ट है यानी वीकली टेस्ट है वो भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।